आज हम 9th क्लास का फिजिक्स विषय चालू करने जा रहे हैं और आज फिजिक्स के तहत हम लोग सीखेंगे विज्ञान एवं मापन। आपका जो 9th का पहला चैप्टर है विज्ञान एवं मापन, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग विज्ञान की परिभाषा सीखेंगे, फिर मापन की परिभाषा सीखेंगे, फिर इसका सभी का यूनिट, सबका मात्रक जानेंगे। एकदम आसान भाषाओं में एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे आप लोगों को और हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। एकदम सिर्फ बने रहिए क्लास पर। साइंस किसको कहते हैं? इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के, इस ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के, ब्रह्मांड जो चारों साइड जो रहता है, वातावरण है, हर जगह जो है, चाहे वह पृथ्वी हो, सौर मंडल हो या कोई भी चीज हो, तो इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे लगातार और सावधानी पूर्वक एकदम ज्ञान या प्रयोगों के आधार पर, जैसे एक बल्ब बनता है तो बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले क्या फिलामेंट रहता है। फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का से फिलामेंट बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर कांच का एक बल्ब दिया जाता है। ऐसी इस बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है और इससे तांबा या एल्युमिनियम का तार जुटा रहता है। तो बल्ब बनाए तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले फिलामेंट, जो टंगस्टन धातु का एकदम क्रमबद्ध लगातार ज्ञान जो प्राप्त करते हैं। बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किए, इसको एल्युमिनियम के तार से जोड़ दिए, फिर इसको कांच के बल्ब में पैक किए और कांच के बल्ब में कौन से गैस भरे? तो निष्क्रिय गैस भरे। कांच के बल्ब में कौन से गैस भरे? निष्क्रिय गैस भरे। तो कहने बल्ब बनाने के लिए इतने चीज की आवश्यकता हुई, तो इसके बल्ब के बारे में हम क्या लगातार जो क्रमबद्ध ज्ञान किए उसी को विज्ञान कहेंगे। किसी भी चीज के बारे में, आज मोबाइल बहुत प्रचलित है, तो मोबाइल जो बनाए हैं, मोबाइल के सभी पार्ट पुर्जे के बारे में लगातार ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तभी मोबाइल की खोज हुई। और यानी बहुत सारे पृथ्वी पर है से कई प्रकार का केमिकल है। या जीव विज्ञान में चले जाइए तो जीव विज्ञान में शरीर के प्रत्येक पार्ट पुर्जे के बारे में एकदम क्रमबद्ध या लगातार जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सभी का कार्य क्या क्या होता है, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? तो इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसको कहेंगे? इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब हमको ये विज्ञान की दो शाखा होती है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। विज्ञान की दो शाखा होती है, भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान। अब थोड़े उसको काइंड्स ऑफ साइंस जानने के पहले हम ये जानते हैं साइंस शब्द आया कहाँ से, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये देखना, साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक शब्द साइंका से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड साइंका से हुई है और साइंका साइनका का अर्थ होता है, साइनका का
अर्थ होता है, सायंका का अर्थ होता है टू नो, सायंका का अर्थ होता है टू नो, टू नो का हिंदी होता है जानना। तो कहने का साइंस क्या है, साइंस, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड साइंका से हुई है, और साइंका का अर्थ होता है टू नो, टू नो का अर्थ होता है क्या, जानना। तो साइंस क्या है, साइंस का भी अर्थ, साइंस का भी जैसे साइंका का अर्थ टू नो जानना होता है, उसी प्रकार साइंस का भी अर्थ होता है जानना, साइंस का भी अर्थ होता है जानना। तो साइंस का अर्थ ही है जानना, किसी भी चीज के लगातार एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो सावधानी पूर्वक प्रयोगों के आधार पर लेकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानिए। साइंस शब्द कहां से आया, साइंस शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति सायंका, सायंका शब्द से हुई है, से हुई है, जो ग्रीक, जो ग्रीक शब्द, जो ग्रीक शब्द, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, लिया गया है, जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, और सायंका का अर्थ होता है, सायंका का अर्थ होता है टू नो, टू नो जानना। सायंका का अर्थ होता है जानना, तो साइंस का भी अर्थ होता है क्या, जानना। अब हम लोग सीखते हैं काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार, के प्रकार, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान दो प्रकार, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं विज्ञान के दो शाखा, विज्ञान दो प्रकार के, विज्ञान दो प्रकार के। पहला फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस, जिसको बायोलॉजी कहते हैं, लाइफ, लाइफ, लाइफ साइंस, इसको बायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, और लाइफ साइंस को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो साइंस दो कितने प्रकार के होते हैं, साइंस की कितनी शाखाएं हैं, तो साइंस की दो शाखाएं हैं। पहला फिजिकल साइंस जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, दूसरा लाइफ साइंस जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, इसको बायोलॉजी भी कहा जाता है, बायोलॉजी जिसको कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भौतिक विज्ञान का परिभाषा। फिजिकल साइंस,
भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान हम किसको कहते हैं? तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के प्राकृतिक एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। निर्जीव वस्तु, तो लाइट चले जाने की वजह से थोड़ा सा परेशानी। अब हम लोग सीखेंगे फिजिकल साइंस क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत निर्जीव वस्तु के प्राकृतिक एवं उसके घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत निर्जीव वस्तु के प्राकृतिक एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है, तब इसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे आज निर्जीव वस्तु, आज हम मोबाइल से जो बना रहे हैं ये वीडियो, तो मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु को भी मानव चला दिया। और निर्जीव वस्तु को मानव ऐसा चलाया कि पृथ्वी से निर्जीव वस्तु की सहायता से ही सजीव वस्तु चंद्रमा पर पहुंच गई और चंद्रमा का परीक्षण किया। अभी भारत जस्ट जो है अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, वह क्या है, निर्जीव से ही सजीव को वहां पहुंचाया। तो आप समझ सकते हैं निर्जीव वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया, तब न मानव निर्जीव वस्तु की सहायता से, निर्जीव वस्तु इतना तेज चल सकता है कि सजीव वस्तु भी उतनी तेज नहीं चल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निर्जीव वस्तु का क्रमबद्ध लगातार धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी हम जो है विकास की ओर चले। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन था, आप भी कुछ कर करके ऐसे चले जाएं जो आगे आने वाली पीढ़ी आपका भी नाम ले। तो विज्ञान सब फिजिकल साइंस क्या है, तो फिजिकल साइंस में सिर्फ निर्जीव वस्तु के प्राकृतिक और उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत निर्जीव वस्तु के प्राकृतिक एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। वही परिभाषा है, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत निर्जीव वस्तु तो आप लोग जान रहे हैं, जिसमें जीव नहीं होता निर्जीव कहलाता है। निर्जीव वस्तु के प्रकृति एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ देखना, हम अभी बताए साइंस 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। तो फिजिकल साइंस में निर्जीव वस्तु के प्राकृतिक और उसके घटनाओं का हम क्या करते हैं, वर्णन पढ़ते हैं। तो जो है अब ये सीखना हमको कि फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं, तब फिर सीखेंगे लाइफ साइंस के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है काइंड्स ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के प्रकार। भौतिक विज्ञान के प्रकार
तो भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। भौतिक विज्ञान के भी दो शाखा है। भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, भौतिकी और दूसरा केमिस्ट्री, रसायन। तो काइंड्स ऑफ फिजिक्स, साइंस जो है, भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला फिजिक्स और दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान का परिभाषा बता ही दिए हैं। अब चलते हैं लाइफ साइंस के बारे में, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसको कहेंगे हम लोग? तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत जीव के प्राकृतिक एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जो जीव है, जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुएं के प्रकृति और उसके घटना, सजीव वस्तु में कितने प्रकार की घटना होती है, अमीबा है, मानव है ना, अमीबा है, माइक्रोकोन्ड्रिया है, बहुत सारे से जो सजीव वस्तुएं हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, सजीव के बारे में जानते हैं और उसके क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान के उसी शाखा का नाम दिया गया लाइफ साइंस। तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत सजीव वस्तुओं के प्राकृतिक एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत सजीव एवं उससे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत सजीव एवं उसके घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे लाइफ साइंस कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जूलॉजी, दूसरा नंबर बॉटनी। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। दूसरा होता है यूलॉजी। जीव विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, पहला बॉटनी या दूसरा जूलॉजी। बॉटनी को हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में प्राणी विज्ञान कहते हैं।
तो ये आपका था साइंस, विज्ञान। विज्ञान जितने प्रकार के होते हैं सभी का परिभाषा बता दिए। अब हम लोग चलते हैं मापन की ओर। तो मापन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा आपको फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतना करने के बाद विज्ञान और उसके प्रकार सभी बता दिए एकदम जीरो लेवल से। अब हम लोग सीखेंगे मापन। मापन के पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां सबसे पहले सीखेंगे। देखना अभी आप लोग पढ़े विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। अब फिजिकल साइंस में जितने भी वर्ड है, फिजिकल साइंस का जितने भी वर्ड है, भौतिकी विज्ञान का जितने भी शब्द है, या तो उसको मापने की आवश्यकता होती है या तो तौलने की आवश्यकता होती है। आज जिस शब्द को मापा या तौला जाता है उसी शब्द को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अब देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई इससे पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो बिना मापे आप नहीं बता सकते हैं। इसका द्रव्यमान कितना है तो बिना तौले नहीं बता सकते हैं। अभी समय टाइम कितना हुआ तो बिना घड़ी देखे नहीं बता सकते हैं। और घड़ी में देख के कब बताते हैं जब वो सेकेंड में समय को माप के रखता है। अभी आपके शरीर का ताप कितना है तो ऐसे नहीं बता सकते, थर्मामीटर लगाना पड़ेगा, कोई थर्मामीटर माप के बताएगा ताप कितना है। विद्युत धारा कितनी है, तो यहाँ जो करंट चल रहा है विद्युत धारा कितना बढ़ रहा है, कितना कौन यंत्र यूज कर रहा है ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो इसको ए मीटर से मापा जाता है, एम्पियर में। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता, आग जो जलता है उसकी जो तीव्रता होती है क्या छू करके तो बता नहीं सकते कितना है तीव्रता, या कोई पदार्थ में मोल की कितनी मात्रा है, पदार्थ की उसमें मात्रा कितनी है। तो इसमें जितने भी शब्द देख रहे हैं इसको या तो मापने के लिए जरूरत पड़ता है या तो तौलने के लिए जरूरत पड़ता है। और जिस शब्द को मापा या तौला जाता है उसी को भौतिक राशि कहते हैं पहले। और दूसरे रूप में हम कहते हैं किसको है, देखिए चाल एक भौतिक राशि है, ये सभी भी भौतिक राशि है। ये सभी भौतिक राशि क्यों है, क्योंकि ये सभी जो शब्द है ये सभी शब्द को सिर्फ भौतिक विज्ञान ही परिभाषित कर सकता है, जीव विज्ञान परिभाषित नहीं कर सकता। जितने भी हम शब्द देख रहे हैं इन सभी शब्दों को की परिभाषा हम जैसे लंबाई की परिभाषा खोजेंगे तो लंबाई का परिभाषा चूंकि यह निर्जीव वस्तु में है और निर्जीव वस्तुओं के शब्द को एक ही विज्ञान परिभाषित करता है और उसके घटना के बारे में बताता है। वह कौन विज्ञान, तो भौतिकी विज्ञान। और सजीव वस्तु के शब्द, सजीव वस्तु के जितने भी शब्द है जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, कोशिका, उत्तक, ये सभी शब्द को जीव विज्ञान परिभाषित करता है तो वह जीव विज्ञान की राशि है। तो ये सभी शब्द ऐसा है जिसको सिर्फ भौतिकी विज्ञान के नियम में ही हम व्यक्त कर सकते हैं, जीव विज्ञान के नियम में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु का चाल, तो चाल एक शब्द है तो चाल शब्द को हम भौतिकी के नियम में ला सकते हैं। चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
यहां देखना, बटे को पढ़ा जाता है इकाई, फिजिक्स में बटे को पढ़ा जाता है इकाई। अब चाल को हमको पढ़ने के लिए कौन सिखाता है? एक चीज और याद रखना है, सदिश राशि रहेगा, जिस अक्षर के ऊपर वेक्टर रहेगा तो उसको हम सदिश राशि पढ़ेंगे। जिस अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह रहेगा इसको हम सदिश पढ़ेंगे, और जिस अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह नहीं रहेगा तब हम इसको अदिश पढ़ेंगे। अब चाल को लिखने के लिए या चाल को व्यक्त करने के लिए हमको कौन सा विज्ञान सिखाता है, ये थोड़ा देखना है। भौतिकी विज्ञान में ये लिखा रहता है, इसका परिभाषा आप खोजेंगे तो जीव विज्ञान में नहीं मिलेगा। बटे को बताए क्या पढ़ेंगे? इकाई। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब यहाँ इसमें हिंदी से हमको डिक्लेयर नहीं हो रहा, हिंदी से इस शब्द को हमको इसका अर्थ नहीं निकल रहा। अब आप चूंकि हिंदी भाषा को समझते हैं इसीलिए हिंदी भाषा में इसे लिखा गया, लेकिन मैं इसको यदि चाल को हम भौतिकी विज्ञान के आधार पर लाएंगे तो चाल को हम v से सूचित करते हैं, दूरी को s से सूचित करते हैं, समय को t से सूचित करते हैं। तो s को दूरी पढ़ेंगे और t को समय पढ़ेंगे और v को क्या पढ़ेंगे? चाल पढ़ेंगे। बटे को क्या पढ़ा जाता है बाबू? इकाई। अब ये देखिए, ये जो ऐसे चाल को हम ऐसे लिखे तो ये लिखने के लिए कौन सिखाया? तो भौतिकी विज्ञान। भौतिकी में ऐसा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः v से सूचित किया जाता है। तो इतने सारे शब्द को, चाल के बारे में इतने सारे शब्द को लेकर के परिभाषित करके उसको लिखने के लिए कौन सिखाया? भौतिकी विज्ञान। तो चाल ऐसा बहुत सारा शब्द है भौतिकी विज्ञान में जिसको हिंदी से रूपांतर करके फिजिक्स में, ये फिजिक्स का शब्द है। जैसे मेथेन हम लोग लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो हिंदी में मेथेन है लेकिन केमिस्ट्री में लिखते हैं हम लोग क्या? CH4। तो ये लिखने के लिए कौन सिखाया? केमिस्ट्री विज्ञान। केमिस्ट्री विज्ञान। तो ये फिजिकल वर्ड हुआ, समझ रहे? तो ये मेथेन को इस रूप में लिखने के लिए कौन सिखाया? तो भौतिकी विज्ञान में केमिस्ट्री विज्ञान सिखाया। तो ये मैन है साइंस। साइंस का सिंबल ये है, ये केमिस्ट्री विज्ञान के साइंस का सिंबल है और ये फिजिक्स विज्ञान के साइंस का सिंबल है। अब जैसे हम इसको ऐसे दे तो इसको पढ़ने के लिए कहेगा तो क्या पढ़ेंगे? s को दूरी पढ़ेंगे, t को समय पढ़ेंगे, v को चाल पढ़ेंगे। अक्षर के ऊपर वेक्टर रहेगा, सदिश नहीं रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? अदिश। अब बटे को क्या पढ़ेंगे? इकाई। तो इसको ऐसे हम v बराबर s नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो भौतिकी हमको इसे नहीं कहता पढ़ने के लिए। कैसे कहता है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई, बटे को इकाई पढ़ेंगे, दूरी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः v से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार वेलोसिटी का परिभाषा हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी वेग का परिभाषा हम लोग देखते हैं तो क्या परिभाषित करता है? इकाई समय में निश्चित दिशा में, वेक्टर को दिशा पढ़ा जाता है, चाहे सदिश राशि को सूचित करने के लिए दिशा और वेक्टर को दिशा और अक्षर को परिमाण पढ़ते हैं। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे प्रायः v से सूचित करते हैं। लेकिन हम लोग इसको गलत ढंग से पढ़ते हैं कि v वेक्टर बराबर s वेक्टर बटे t। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। ये ऐसे पढ़ने का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं या तो मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम फिजिक्स को इसको पढ़ने के लिए कैसे सिखाता है? ये किसका शब्द है? तो वेलोसिटी का शब्द है, ये वेग का शब्द है। और वेग को फिजिक्स कैसे करने के लिए सिखाता है? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे प्रायः v से सूचित किया जाता है। तो हम लोग क्या सीखे? चाल, वेग, ऐसा बहुत सारा फिजिक्स का शब्द है जिसको भौतिकी विज्ञान अपने नियम में लिखने के लिए सिखाता है। तो वैसे शब्द, जिस शब्द को
भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है। जिस शब्द को हम भौतिकी के नियम में लिख सकते हैं उसी शब्द को हम भौतिक राशि कहते हैं। समझ चुके होंगे या पहले जो परिभाषा और इससे भी हल्का परिभाषा, लेकिन ये सैटिस्फाइड परिभाषा है और वो सिर्फ एक सावधानी पूर्वक कहने का ये एक प्रेक्षण के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है। जैसे हम लोग देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान सबको मापने तोड़ने की आवश्यकता पड़ता है। चाल को भी मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में, वेग को भी मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में। तो जो भी भौतिक राशियां हैं तो उसको या तो मापना पड़ता है या तो तोड़ना पड़ता है। तो प्रेक्षण के आधार पर हम लोग दिए और विज्ञान का ये परिभाषा भी कहता है प्रेक्षण प्रयोग के आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो साइंस का कोई एक परिभाषा नहीं होता। जिस दिन साइंस का परिभाषा मिल जाएगा वही खोज समाप्त हो जाएगी। याद रखना, परीक्षा में इसीलिए लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो जिस रूप से आपको समझ में आए उस रूप से लिखिए। ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका परिभाषा जिस शब्द को मापा या तोड़ा जाता है भौतिक राशियां कहलाता है। या इस शब्द को हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस शब्द को, ये चाल को इस रूप से लिखने के लिए कौन विज्ञान सिखाया, वेग को कौन विज्ञान सिखाया, बल बराबर होता है मेरा द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर होता है मेरा द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो ये कौन सिखा रहा है लिखने के लिए, तो ये भौतिकी विज्ञान सिखा रहा है। तो जिस शब्द को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है भौतिकी राशियां कहलाता है। इस बहुत सैटिस्फाइड परिभाषा। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ गए होंगे। वैसा सभी शब्द चुनना है, आगे जाकर के आप लोग बहुत सारे शब्द के बारे में अवगत होंगे और अभी हड़बड़ाना नहीं है। अभी आप लोग आगे जाइएगा तो इसके बारे में सभी एक एक शब्द के बारे में जानिएगा। किस शब्द को भौतिक विज्ञान कैसे और किस नियम से कैसे नियम में लाने के लिए हमको व्यवस्था करता है और लिखने के लिए बताता है। अभी हड़बड़ाना नहीं, अभी इतने समझना है। जैसे चाल और वेग को आप लोग समझ रहे हैं, इसको लिखने के लिए हमको कौन विज्ञान, एक ही विज्ञान सिखाया और वो कौन विज्ञान था, भौतिक विज्ञान। तो जिस शब्द को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि। अब देखना है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। जिस शब्द या पद भी दे सकते हैं, पद शब्द एक पर्यायवाची शब्द है। जिस शब्द या पद को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है कोमा, जिस शब्द को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है कोमा भौतिक राशियां कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। फुल स्टॉप। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला नंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा नंबर डायरेक्ट क्वांटिटीज, डायरेक्ट क्वांटिटीज। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डायरेक्ट क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो हिंदी होता है इसको कहते हैं हिंदी में मूल या आधारी राशि। और दूसरा नंबर हम जो है डायरेक्ट क्वांटिटीज को कहते हैं हम लोग
व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डेरिवेटिव क्वांटिटी। ये फंडामेंटल भी भौतिक राशियां हैं और डेरिवेटिव भी भौतिक राशियां हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी फंडामेंटल का भी जितना शब्द होगा उसको हम भौतिकी के नियम में ही ला सकते हैं, और जो है डेरिवेटिव का जितना भी शब्द होगा उसको सिर्फ भौतिकी के नियम में ही ला सकते हैं। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, मूल्य आधारित राशियां के बारे में सीखते हैं। पहला हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल्य आधारित राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल्य आधारित राशि आप किसको कहेंगे, ये समझना। देखिए मूल्य आधारित राशियां 7 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 7 को लंबाई, पहला लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय है, चौथा विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, पांचवा विद्युत धारा, पांचवा ताप है, छठा ज्योति तीव्रता है, और 7वां पदार्थ की मात्रा है। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ये सभी भौतिक राशि भी शब्द है, वैसे शब्द जिसको हम सिर्फ भौतिकी के नियम में ही व्यक्त कर सकते हैं, वैसे शब्द जिसको मापा या तौला जाता है। जितने भी ऐसे शब्द को आप लोग चुनते हैं ये सभी भौतिक राशियां, सभी शब्द को मापना या तौलना पड़ता है, तो ये सभी शब्द क्या है वो लोग के लिए भौतिक राशियां हैं। अब ये मूल भौतिक राशियां हैं, तो ये मूल भौतिक राशियां क्यों है? क्योंकि भौतिक राशियां समझ रहे हैं, वैसा शब्द का चुनाव करना होगा जिसको या तो मापना पड़ता हो, या तो तौलना पड़ता हो, या तो भौतिकी के नियम में व्यक्त करते हैं। तो ये सभी शब्द ऐसा है जिसको या तो मापा जाता है, लंबाई को मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकेंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से मापते हैं। आप लोग सीखेंगे अभी आगे, हड़बड़ाना नहीं है, अभी बहस है, धीरे धीरे होगा। कहा गया करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। देखना ये सभी मूल राशियां हैं। तो ये क्यों मूल राशियां हैं? तो ये भौतिक राशियां ऐसा, ये भौतिक ऐसा शब्द है जो किसी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अब जितने भी भौतिकी का शब्द है जिसको हम भौतिकी के नियम में व्यक्त करते हैं, तो ये सभी इसी पर निर्भर करता है, और जो इस पर निर्भर करता है उसको व्युत्पन्न कहेंगे। व्युत्पन्न इसी में लिखा, व्युत्पन्न जो दूसरे से उत्पन्न। मूल जो किसी पर निर्भर, मूल समझ रहे हैं, जैसे मूलधन आपका होता है, मूल जो किसी पर निर्भर नहीं करता। ये याद रखना एकदम जैसे है उसे ये घोट लीजिए कि ये मूल राशियां हैं, मूल राशियां 7 है, और जितने भी भौतिक राशियां हैं सभी मूल से ही निकला। जैसे पहला देखते हैं क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्षेत्रफल को क्यों व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा गया, यह भी एक सवाल है। विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब विज्ञान का कहना ही है क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान, कोई सीढ़ी छूटे न, तब वैसे इस प्रकार के ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये मूल भौतिक राशि है, इसको याद रखना होगा तभी आप व्युत्पन्न समझेंगे। मूल भौतिक राशि कौन कौन है ये भी याद रखना होगा कि लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है मेरा लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई, यही क्षेत्रफल कब निकालना है, निकल रहा है जब मेरे पास आज लंबाई है। आज मेरे पास लंबाई नहीं होता तो क्या हम कभी क्षेत्रफल निकालने की कल्पना भी कर सकते?
ये लंबाई है भी तो लंबाई है, लेकिन ये लंबाई का थोड़ा दूसरा प्रकार है। छोटी लंबाई को चौड़ाई कहते हैं, बड़ी लंबाई तो लंबाई होता है। तो दोनों लंबाई है, तो दोनों लंबाई कहाँ से लिया गया? मूल से लिया गया। दो याद लंबाई मेरे पास नहीं, अब कल्पना कीजिए, नहीं कभी क्षेत्रफल निकाल सकते, ना तो बड़ी लंबाई होता ना तो छोटी लंबाई होता। बड़ी लंबाई छोटी लंबाई से बना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला किसकी आवश्यकता पड़ा? तो लंबाई का। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि हुआ। क्यों व्युत्पन्न हुआ? क्योंकि ये मूल से निकला। दूसरा हम लोग देखते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन व्युत्पन्न भौतिक राशि है। सिद्ध करने के लिए कहेगा तो कैसे सिद्ध करके बताइएगा कि आयतन एक व्युत्पन्न है, क्योंकि ये मूल से निकल रहा है और आयतन निकालने के लिए 3 लंबाई की आवश्यकता पड़ा। एक बड़ी लंबाई और एक छोटी लंबाई और एक ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जो खड़ा लंबाई रहता है, इसे जो खड़ा है इसी को ऊंचाई कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर या खड़ा लंबाई को ऊंचाई कहते हैं। तो ये भी तो लंबाई है। तो 3 प्रकार का लंबाई है। तीनों प्रकार का लंबाई कहाँ से है? ये लंबाई है, तब में तीनों प्रकार का लंबाई हमको मिला। तो आयतन निकालने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता हुआ, इसीलिए आयतन व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तीसरा आता है आपका घनत्व। ये सभी व्युत्पन्न है। क्यों? क्योंकि ये सभी मूल से निकल रहा है। क्षेत्रफल आयतन घनत्व से व्युत्पन्न। घनत्व बराबर होता है मेरा क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है मेरा क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए द्रव्यमान है मूल और आयतन में लंबाई है। लंबाई और द्रव्यमान है तब ना आयतन। लंबाई और द्रव्यमान है तब ना आयतन निकाल रहा। और लंबाई और द्रव्यमान मूल है। मूल से घनत्व निकला, तो जो मूल से निकलता उसी को हम व्युत्पन्न कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग चलते जाएंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी किसको कहते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो वस्तु जिस मार्ग की लंबाई को तय करता है, रास्ते की लंबाई, फर्क है, ये भी लंबाई है। कितने फर्क है इस लंबाई की? ये रास्ते की लंबाई है तो लंबाई है। और समय, तो लंबाई समय मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि से चाल निकल रहा है, तो जो मूल भौतिक राशि से निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब 5वां नंबर वेग। इसी प्रकार चलते जाएंगे। वेग बराबर होता है मेरा क्या? विस्थापन बटे समय। तो यही इसी सातों से धीरे धीरे निकलते जाएगा। विस्थापन, निश्चित लंबाई को विस्थापन कहते हैं। निश्चित लंबाई, लंबाई है ना, और समय मूल से निकल रहा है। तो वेग कौन? व्युत्पन्न भौतिक राशि हुआ। समझ चुके होंगे मूल भौतिक राशि क्या किसी पर निर्भर किया निकालने के लिए, लेकिन क्षेत्रफल आयतन घनत्व चाल वेग ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्यों ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है? क्योंकि ये मूल से निकाला जाता है। तो मूल भौतिक राशि किसको कहेंगे? मूल भौतिक राशि के वो है सार्थक। किसको कहेंगे? तो जो भौतिक राशियां किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करता है, मूल आधारित भौतिक राशियां कहलाता है। क्षेत्रफल आयतन घनत्व चाल वेग त्वरण बल आवेग संवेग ये सब व्युत्पन्न है। क्यों व्युत्पन्न है? तो ये सभी मूल से निकलेगा। तो जो भी भौतिक राशियां मूल आधारित भौतिक राशियां से प्राप्त होता है उसी को हम व्युत्पन्न भौतिक राशि समझ गए होंगे। मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार के, पहला मूल दूसरा व्युत्पन्न। मूल किसको कहेंगे? तो जो भौतिक राशियां, जो भौतिक राशियां किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं, दो भौतिक राशियां किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करता है, मूल या आधारी भौतिक राशियां का, मूल या आधारी भौतिक राशियां का
चलिए अब दूसरा जो है मूल आधारित भौतिक राशियां 7 है। मूल याद रखना सातों कौन कौन है? मूल या आधारित भौतिक राशियां 7 है। मूल या आधारित भौतिक राशियां 7 है। पहला नंबर लंबाई, दूसरा नंबर द्रव्यमान, तीसरा नंबर समय, चौथा नंबर ताप, पांचवा नंबर विद्युत धारा, छठा नंबर ज्योति तीव्रता एंड सातवां नंबर पदार्थ की मात्रा। तो मूल भौतिक राशियां 7 है, याद रखना कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशि है। अब हम लोग डेरिव क्वांटिटीज क्या होता है उतार चुके होंगे। डेरिव क्या होता है? इसी सातों से जो निकलता है, जो भी अब जितना भी भौतिकी का शब्द है तो इसी सातों पर आधारित है, और जो भी भौतिक राशियां इससे निकलता है उसी को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि का क्या परिभाषा होगा? जो भौतिक राशियां मूल या आधारित भौतिक राशियां से प्राप्त होता है। अब अगला हम लोग सीखते हैं डेरिव। क्वांटिटी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां किसको कहेंगे? जो भौतिक राशियां मूल या आधारित भौतिक राशियां पर निर्भर करता है, उसे जो भौतिक राशियां मूल या आधारित भौतिक राशियां पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। अब एक से निकालते थे, ये पहला व्युत्पन्न है। तो ये क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है, मेरा सूत्र क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। ये दोनों लंबाई से निकला क्षेत्रफल। लंबाई तो मूल है, जान रहे हैं। दूसरा आता है आपका आयतन, वॉल्यूम। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई मूल है, चौड़ाई भी मूल है, ऊंचाई भी मूल, तीनों तो लंबाई है। लंबाई से वो आयतन निकल रहा है, आयतन व्युत्पन्न है। तीसरा आपका आता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और सूत्र एकदम याद कर लीजिएगा, ये सभी का व्युत्पन्न भौतिक राशि का सभी सूत्र एकदम ऊपर याद रहना चाहिए, तब आगे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये बैस है, इसमें थोड़ा सा यहीं तक रटना है। सिर्फ सूत्र रट लीजिए, उसके बाद कहीं रटने नहीं देंगे, ये गारंटी है। घनत्व। अगला आता है आपका चाल। चाल बराबर मेरा सूत्र होता है क्या? दूरी बटे समय। दूरी भी
लंबाई है समय, लंबाई और समय मूल भौतिक राशि है। 5वां नंबर आता है आपका वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। 6ठा आता है आपका बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। और 7वां आपका आता है, ये सभी भौतिक राशियां हैं। क्यों? ये सभी शब्द को हमको लिखने के लिए कौन सिखाएगा आगे चल के? भौतिक विज्ञान, इसलिए भौतिक राशियां हैं। 7वां आता है आपका संवेग। संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुना वेग। और 8वां आता है आवेग। आवेग बराबर होता है मेरा क्या? बल गुना समय। फोर्स इंटू टाइम, होता मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन। 9 नंबर बल आघूर्ण, टॉर्क फोर्स, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर मेरा सूत्र होता है फोर्स गुना डिस्टेंस, बल गुना दूरी। 10वां व्युत्पन्न राशि आपका बल आघूर्ण हो गया। अब आता है कार्य। कार्य बराबर होता है मेरा बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स आई इंटू डिस्प्लेसमेंट। 11 नंबर ऊर्जा, एनर्जी बराबर भी वही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। और 12वां नंबर कार्य ऊर्जा। अब ऊर्जा के प्रकार देखिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर। अब इस रूप में, अभी तो हिंदी में हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो इसको इस रूप में लाने के लिए हमको कौन सिखाया? भौतिक विज्ञान। सब उसी प्रकार है। ये आप एक बार संवेग है, संवेग को क्या से पी वेक्टर से, पी वेक्टर द्रव्यमान गुना वेग, ये सब आगे सीखिएगा, सब सीखिएगा। ये सभी भौतिक के नियम से हम लोग लाते हैं, इसीलिए सभी शब्द को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। 13 नंबर आपका आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और गुना होता है दूरी। हाँ कार्य। अब आगे आपको 14 नंबर पावर, शक्ति। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है वर्क बटे टाइम, कार्य करने की दर को। 15 नंबर शक्ति हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया। अब आएगा आपका दाब। दाब बराबर होगा बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स इंटू फोर्स बाय एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। 16वां आएगा आपका प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी होता है मेरा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। उतारते चलिए, जितना शब्द का यूज है 9 में पहले लिखा देते हैं सभी का सूत्र याद कर लीजिए, तो आगे चल के आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, तो ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। समझा ये व्युत्पन्न क्यों है? क्योंकि ये मूल से निकलता है। 17 प्रतिबल। 18 नंबर आपका आएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुना दूरी
दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुना द्रव्यमान, बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुना द्रव्यमान। और जी का जो मान होता है याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6.67 गुना 10⁻⁻11। जी का मान है जी को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण यतांक। जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 और ये होता है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ये मात्रक है, इसका मात्रक कर सीखिएगा कैसे निकाला जाता है। 19 नंबर कार्य ऊर्जा शक्ति, और इसमें 9 में किसका यूज है, अब बस इतने 9 में इतने शब्द का यूज है, सिर्फ इतने शब्द का सूत्र याद रखिए आप लोग, और बहुत अच्छा अगर फीस लगेगा। ये बेसिक था। आज हम विज्ञान और मापन पढ़ाए। विज्ञान और मापन में कल आप मापन सीखेंगे, मापन कब सीखेंगे, जब फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां हम अच्छे से याद करके रखेंगे, इसका सभी सूत्र को याद करके रखेंगे। मापन का अर्थ होता है भौतिक राशि को जिससे मापा या तौला जाता है। आगे नेक्स्ट आने वाला कल का क्लास है। और ये चैनल नया है, यदि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास इस चैनल को प्रमोट करिए, जिससे गरीब विद्यार्थी को और पढ़ने में सुविधा हो और उच्च क्लास उच्च शिक्षा ले सके। धन्यवाद।